तो फीचर्स और इंटीरियर क्वालिटी के ऊपर भी और सारी चीज़ें होती हैं, उन सब की हम बात कर लेते हैं और बॉडी रोल देखेंगे, विच इज राइड क्वालिटी ऐसी चीज़ थी जिसमें सोनेट का जो फर्स्ट जनरेशन था वो उतना अच्छा नहीं था, वो 170 के ऊपर मिल जाता है, विच इज़ मोर देन जो आपको 1.5 NA गाड़ियों में मिलता है। तो उस वजह से क्या है कि आपका जो हाईवे ओवरटेक्स है एकदम टॉप नॉच नहीं है, तो इन द बेस्ट इन द सेगमेंट नहीं है, क्योंकि किसको कौन सा इंजन लेना चाहिए, क्योंकि ये सबसे मेन प्रैक्टिकल टॉपिक है। तो क्या आपने ये चीज़ नोटिस करी है कि सोनेट अगर आप कंपेयर करें सेल्टॉस से, उससे भी ज़्यादा सेल हो रही है, स्पेशली सोनेट के फेसलिफ्ट की। तो ओवरऑल अगर आप सेल्स देखें तो इसकी कभी कभी वेन्यू से ज़्यादा भी सेल्स हो जाती हैं, डिस्पाइट हैविंग लेस डीलरशिप्स अक्रॉस इंडिया। सो बेसिकली ये फेस लिफ्टेड सोनेट में क्या क्या चेंजेस आए हैं, एक इसका मैं आपको शॉर्ट रिव्यू दे दूंगा, और उसमें एक और चीज़ मैं बताऊंगा आपको कि आप कुछ लोग बोलते हैं कि बेस्ट गाड़ी बता दो, तो बेस्ट गाड़ी किस चीज़ में, सस्पेंशन में या डायनेमिक्स में या ओवरऑल फिट एंड फिनिश में, ठीक है। तो वो पर्टिकुलर चीज़ मैं आपको बताऊंगा ये गाड़ी किन चीज़ों में एक्सेल करती है, उस हिसाब से आप अपना बाइंग डिसीजन देख सकते हो। मैं हूँ आपको होस्ट दोस्त सुयश, आप देख रहे हैं ड्राइव शाइव, एंड लेट्स सी कि हाउ इज़ द फेस लिफ्टेड सोनेट। इसकी अगर आप सीट्स की क्वालिटी देखोगे, जो ओवरऑल लेदरेट यूज हुआ है वो भी बहुत ही अच्छा है। अगर आप एसी के फंक्शनिंग देखोगे, जिस तरीके से एसी वेंट्स डैम्प हैं, तो उसमें आपको एक बहुत ही सॉफ्ट टाइप की फिनिश दिख जाती है। चाहे आप वेंटिलेटेड सीट्स देख लो, चाहे आप जो है पावर विंडोज़ देख लो, इनकी जो फंक्शनिंग होती है उसमें बहुत ज़्यादा आवाज़ वगैरह नहीं आती है, सो विच वर्क्स बेसिकली लाइक अ चार्म। सो इन सब की रिलायबिलिटी है, इन सब की क्वालिटी जो है बहुत अच्छी रखी गई है। क्वालिटी से याद आया कि इसके जो बटन्स हैं वो जब आप बहुत काफ़ी महंगी गाड़ियाँ चलाओगे ना, तो आपको उस तरीके की फील देंगे ये बटन्स में। भार वार वगैरह अच्छा है, और इंटीरियर क्वालिटी में ये गाड़ी इट्स दी बेस्ट इन सेगमेंट, इसके ऊपर और कुछ नहीं। चाहे वो सामने वाले स्क्रीन हो, MID हो, उसकी रिलायबिलिटी या फिर वो कभी भी अटकती नहीं है, ये सब चीज़ें नहीं होती हैं। हालांकि इस स्क्रीन में अभी जो है वो वायर्ड ही आता है, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, लेकिन वो उतना हैंग वाला कोई इशू नहीं है, इस तरीके की चीज़ें नहीं है। तो अगर आप ओवरऑल इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलायबिलिटी चाहते हो, प्लस आपको इंटीरियर फिट एंड फिनिश जिसमें रैटलिंग ओवरऑल डेवलप ना हो, तो ये जो है वो काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, आप इसको देख सकते हो। इनफैक्ट ये जो स्क्रीन है, अगर आप इनके इंडिकेटर्स का ये चीज़ देखोगे तो ये जो फीड है ये भी लैग फ्री आ रही है फीड, तो इसका भी इम्प्लीमेंटेशन काफ़ी अच्छी तरीके से किया गया है, जो हमारा ब्लाइंड स्पॉट बेसिकली दिखा देता है। अगर आप गाड़ी की फिट एंड फिनिश मेटल्स की भी देखोगे, तो यहाँ पे जो वेल्ड्स लगे हैं, या फिर यहाँ पे कभी कभी दिक्कत होती है बूट के साइड, टेढ़े मेढ़े वेल्ड्स लगे होते हैं कुछ कुछ गाड़ियों में, तो ये इसमें बिल्कुल ठीक तरीके से लगे हैं, ऐसा कोई यहाँ पे इशू नहीं है, दोनों साइड आप देख सकते हो। तो ओवरऑल किसी भी पैनल की आप क्वालिटी देखोगे तो वो काफ़ी अच्छी रखी गई है ओवरऑल गाड़ी में। आपको यूजेबल बूट स्पेस बहुत अच्छा खासा मिल जाता है, और ऊपर वाले मॉडल्स में आपको 60-40 स्प्लिट भी मिल जाता है, तो इस तरीके से आप स्ट्रॉलर वगैरह लेके और फिर भी अच्छा खासा स्पेस पीछे बचा हुआ है। सो दैट इज़ वाई बूट स्पेस के मामले में इवन चाहे डेप्थ हो विथ हो, ये काफ़ी अच्छी है। अगर आप नॉट सो गुड थिंग्स में देखोगे, पीछे का नी रूम जो है वो इवन स्कूप आउट करने के बाद अब जाके थोड़ा सा ठीक हुआ है, फुट स्पेस डिसेंट है, बट यही है, ये इसका प्रो पॉइंट नहीं है कि हाँ इस पर्टिकुलर चीज़ में ये गाड़ी बहुत ही अच्छी है। हालांकि ये कार जो है बाहर से ठीक ठाक चौड़ी है, लेकिन पीछे वाले सीट में यहाँ पे 3 लोग बैठना थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल है। सो विच इज़ अ थिंग जो आपको देखनी पड़ेगी। अगर आपकी फैमिली एक छोटी फैमिली है 2-3 मेंबर्स की, तो चल जाएगा काम, और इनफैक्ट अगर आपके घर में 5 फुट 7 या 8 इंच के लोग जो हैं, तब आप जो है वो इस पर्टिकुलर गाड़ी को देख सकते हो। तो हमने बेसिकली जो है वो अब इसकी स्ट्रेंथ की बात कर ली है। अब मैं आपको और सारी चीज़ें बताऊंगा। जब आप गाड़ी ले लोगे तो फीचर्स और इंटीरियर क्वालिटी के ऊपर भी और सारी चीज़ें होती हैं, उन सब की हम बात कर लेते हैं। जैसे कि सबसे पहली चीज़ ये कि इसका DCT हो गया। तो अगर आप जो है वो ये सोच के चल रहे हो कि ये वाला DCT आपको बहुत ज़्यादा जर्किंग देगा स्लो मूविंग ट्रैफिक में, तो हमने इसको कल ठीक ठाक मूविंग ट्रैफिक में चलाया था, एंड ये DCT इस तरीके से ट्यून्ड है कि ये काफ़ी स्मूथली काम करता है स्लो स्पीड्स में भी। ट्यूनिंग इसकी एफर्टलेस वाली कर रखी है, इस वजह से जब आप एकदम फ्लोर करते हो तो ये थोड़ा सा टाइम लेके अब इसने अच्छे से शिफ्ट किया DCT ने, और जो स्नैपीनेस होती है DCT की वो हल्की सी कम करी हुई है। दूसरी चीज़ ये कि जब आप स्टैंड स्टिल से एकदम से इसको उठाते हो तो ये बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेता। एक चीज़ मैंने कल नोटिस करी कि स्टैंड स्टिल से काफ़ी तेज़ी से उड़ जाता है, तो उस पर्टिकुलर चीज़ में जब आपको जल्दी से किसी को ओवरटेक करना हो स्टैंड स्टिल से,
तो आपको कोई दिक्कत नहीं करेगा। प्लस ये आता है टर्बो चार्ज इंजन के साथ। तो यहाँ पे हम 1 लीटर ऑटोमेटिक चला रहे हैं, वो है 120 PS एंड 172 न्यूटन मीटर। तो इसमें क्या है कि आपका जो टॉर्क है वो 170 के ऊपर मिल जाता है, विच इज मोर देन जो आपको 1.5 NA गाड़ियों में मिलता है। तो उस वजह से क्या है कि आपका जो हाईवे ओवरटेक्स है, जैसे मान लीजिए 4 आपने जो है लोग बिठा लिए और प्लस आपका लगेज है, तो गाड़ी में जब वेट आ गया तब भी गाड़ी 172 न्यूटन मीटर के साथ जो है अच्छा खासा खींच लेगी, इन कंपैरिजन टू कुछ ऐसी गाड़ियां जिसमें नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन लगा है और जिसमें 145 न्यूटन मीटर के आसपास आता है। तो दिस इज अ डिसेंट थिंग कि इसका इंजन डिसेंटली अच्छा, फास्ट या फिर कह लीजिए एफर्टलेस फील होता है हाईवेज पे। अब हम आ जाते हैं कि इसकी राइड एंड हैंडलिंग पे। तो हैंडलिंग में मैंने एक चीज़ नोटिस करी है कि किया की जो गाड़ियां होती हैं उनका स्टीयरिंग हल्का सा वेट में ज़्यादा होता है Hyundai की गाड़ियों से। तो जैसे अभी मैंने जो है वो इसको मोड़ा, ये देखिए रिटर्न जो है वो ठीक से आ रहा है वापस। और दूसरी चीज़ ये है कि स्टीयरिंग में वेट है और हल्का सा भी मूव करने पे उस पर्टिकुलर लाइन को गाड़ी पकड़ रही है। हाँ, मैं इसको बहुत ज़्यादा फीडबैक रिच नहीं बोलूँगा कि मतलब जितने भी रोड पे कंकड़ वगैरह है उसकी आपको फील स्टीयरिंग पे आ रही है, लेकिन विच इज़ अ पार्ट ऑफ द पार्सल कि आपको ओवरऑल गाड़ी जो है वो काफ़ी इंसुलेटेड रखती है बाहर की चीज़ों से। अब इंसुलेशन पे बात आई तो मैं एक और आपको चीज़ बता दूं, जो ओवरऑल रोड नॉइज़ है और विंड नॉइज़ है, इवन एट द स्पीड्स ऑफ 100 किलोमीटर पर आवर जो नॉर्मली स्पीड लिमिट होती है, वहाँ पे आपको एकदम मिनिमल मिलती है। प्लस अगर आप हायर वेरिएंट्स लेंगे तो आपको जो बोस के स्पीकर्स हैं, ओवरऑल जो आपको कंडीशंस मिलेंगे चलाने में वो काफ़ी हश्ड मिलेंगी। और ज़्यादातर अगर आप Hyundai और Kia की गाड़ियाँ देखेंगे तो उनमें इंसुलेशन ये लोग काफ़ी हद तक अच्छी करके देते हैं, तो आपको हाई स्पीड्स पता नहीं लगती हैं। वो पर्टिकुलर चीज़ इस गाड़ी में है। अब हम कर लेते हैं राइड क्वालिटी की बात। तो राइड क्वालिटी ऐसी चीज थी जिसमें सोनेट का जो फर्स्ट जनरेशन था वो उतना अच्छा नहीं था, तो ये चीज बिल्कुल एक फैक्ट है। लेकिन अभी हमने जब इस गाड़ी को थोड़ा सा ऑफ रोड टाइप की सिचुएशंस पे ले गए, तो जो इनिशियल सस्पेंशन ट्रैवल में झटका लगता था पुरानी वाले सोनेट में, वो इसमें ठीक कर दिया गया है। किया ने ये चीज क्लेम करी थी, सस्पेंशन पे काम किया है, लेकिन अब जब चला ली है इसको फेसलिफ्ट को तो वो दिखाई दे रहा है, तो विच इज अ गुड थिंग। अब वही चीज है कि हम ओवरऑल अगर सस्पेंशन के टाइटनेस को देखें तब भी उतना बहुत ज़्यादा बॉडी रोल इसमें हाइट के हिसाब से नहीं है। लगभग 205 मिलीमीटर के आसपास इसका ग्राउंड क्लियरेंस है, ओवर 200 मिलीमीटर्स। तो इसमें अगर आप जो है वो जैसे थोड़ी सी स्पीड तेज करके और बॉडी रोल देखेंगे, विच इज़ ऑल राइट। आगे वाली स्पीड पे उतना जो है वो कुछ खास बॉडी रोल नहीं है। जो एक्सपेंशन जॉइंट्स आते हैं हाईवेज पे उसमें भी ये काफ़ी सेटल्ड रहती है। ये मैं कहूँगा कि मतलब एकदम टॉप नॉच नहीं है, तो इन द बेस्ट इन सेगमेंट नहीं है, क्योंकि इसका थोड़ा सा सस्पेंशन ट्रैवल जो है वो अभी भी किया ने नहीं बढ़ाया है। तो जो बहुत बड़े बड़े पॉट होल्स हैं वो आपका थोड़ा एक तरीके से अंदर फील करा लेगा। लेकिन हाँ, पहले से बहुत ही ज़्यादा अच्छा वेल ट्यून्ड सस्पेंशन है। और जो हम लोग माइल्ड एक तरीके से छोटे छोटे गड्ढों में जब चलाते हैं नॉर्मल रोड्स पे अपनी, तो उसमें काफ़ी कंप्लायंट हो गया है पहले से। अब हम डाल देते हैं स्पोर्ट मोड पे। तो देखो स्पोर्ट मोड पे एक तरीके से स्टीयरिंग में वेट भी आ गया है और प्लस जो डाउन शिफ्ट्स हैं वो क्विकर हो गए हैं। देखिए एकदम से गाड़ी ने स्पीड पकड़ ली, 80 पहुंच भी गई। सो दिस इज़ वाई कि इसका स्पोर्ट मोड जो है वो अच्छा खासा एक तरीके से इंजन में जान टाइप की डाल देता है और थोड़ी सी इंजन नोट भी हल्की सी चेंज होती है। तो अब मेन चीज़ पे आ जाते हैं, विच इज़ ADAS, जो इसमें कैमरा बेस्ड आया है। अब देखिए यहाँ पे जो है वो लेन कीप असिस्ट और क्रूज कंट्रोल दोनों चीज़ें लग रखी है। तो गाड़ी बेसिकली जो है वो लेन पकड़ के अपने आप अच्छे से चल रही है। तो ये बार बार आपका इंटरवेंशन मांगता है, जिस वजह से आपका ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल ही इसको छोड़ के पत्ते खेलने लगो। ये 3-4 बार इंटरवेंशन मांगेगा और ये लेन कीप जो है वो कैंसिल भी कर देगा अगर आप बिल्कुल ही सो जाओगे। सो दैट इज़ वाई ये एकदम खुला हैंड भी नहीं दे रहा है किसी को कि मिसयूज़ करने का इस फीचर को। और जो दूसरी चीज़ आ जाती है वो ये है कि अगर बहुत ज़्यादा टर्न आ जाता है तो ये वाला सिस्टम उतना अच्छा काम नहीं करता है जितना आपका रेडार वाला सिस्टम करेगा, मतलब कैमरा प्लस रेडार वाला। तो इस वजह से जो ब्रेकिंग है इसकी वो हमने नोटिस करी कि इसकी पहले से ही जो है वो ब्रेक्स लगना स्टार्ट हो जाते हैं। जो इमरजेंसी ब्रेक्स हैं वो इसके एकदम स्लैम नहीं होते हैं। ये ADAS जो है वो 100% एक तरीके से आपको छोड़ नहीं देता है जी इसी के भरोसे आप बैठ जाओ। ये उसी तरीके से काम करेगा, बस आपको थोड़ा सा गाइडेंस प्रोवाइड करने में, और आप जो है वो थोड़ा सा रिलैक्स कर सको ओपन हाईवेज पे, इस तरीके के रोड्स पे नहीं जहाँ पे और लोग बहुत ज़्यादा बाइकर्स वगैरह ये सब चीज़ें चल रहे हैं। देखिए गाड़ी सामने से आ रही है, लो बीम हो गई अपने आप, और ये एक ADAS का ही फंक्शन है
विच इज़ वाई मैं अभी बीम पे हाथ नहीं बिल्कुल भी कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये देखिए अपने आप हाई बीम हो गई। तो ये सबसे ज़्यादा यूज़फुल मेरे को बेसिकली एडास का फंक्शन लगता है रात में, विच इज़ देखिए सामने हाई बीम जा रही है, ये देखिए अपने आप लो गई और मैंने बिल्कुल हाथ नहीं लगा रखा है। तो दिस इज़ ए गुड फंक्शन। अब देखिए गाड़ी उधर चली गई तो होपफुली अब अपने ये देखिए हो गई हाई बीम अपने आप ही। तो ये कह रहा हूँ ये फीचर कंपलसरी होना चाहिए इंडिया में। बाकी इस तरीके का आपको केबिन लगता है सोनेट का रात में, वो भी एक बार जो है मैं दिखाना चाह रहा था। ये एक हेडलाइट परफॉर्मेंस है, अगर आपको इंटेंसिटी वगैरह देखनी है तो इस तरीके की है। देखिए पूरी गाड़ी की बात कर ली, तो ऐसा थोड़ा ना होगा कि मैं इंजन्स की बात ही नहीं करूँगा कि किसको कौन सा इंजन लेना चाहिए, क्योंकि ये सबसे मेन प्रैक्टिकल टॉपिक है। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, सोनेट में आपको एक 1.2 पेट्रोल मिलेगा, आपको 1.5 डीजल मिलेगा जिसमें आपको ऑटोमेटिक प्रॉपर टॉर्क कन्वर्टर मिलेगा, और आपको जो है वो टर्बो पेट्रोल में मैनुअल नहीं मिलेगा, इसमें IMT मिलेगा और एक DCT मिलेगा जो मैं चला रहा था, ठीक है। तो अब सिंपली जान लेते हैं सिंपल भाषाओं में कि किसको क्या लेना चाहिए जल्दी से। तो अगर आपकी रनिंग सिर्फ शहर में है और आप एक लोअर वेरिएंट देख रहे हो सोनेट का, आपको बस सोनेट चाहिए, ठीक है। वेन यूर सोनेट में आप देख रहे हो, और i20 से बेसिकली बड़ी गाड़ी चाहिए जो ओवरऑल जो है वो थोड़ी प्लश फील हो, लेकिन आपको उतनी उम्मीद नहीं है एवरेज से और आपको हल्का कम चलना है बेसिकली पर मंथ, तो आप 1.2 इसका देख सकते हो। स्मूथ बहुत होगा, बिल्कुल आवाज नहीं आएगी, मतलब ओवरऑल गाड़ी आपको ऐसा लगेगी कि बहुत महंगी सी गाड़ी है। एवरेज की उम्मीद मत रखना, क्योंकि छोटे इंजन के साथ जब भारी गाड़ी होती है, चाहे वो किसी भी गाड़ी में हो, तो उसका एवरेज खराब होता है, ठीक है। दूसरी चीज आ गई डीजल इंजन। अब इसमें एड ब्लू पड़ने लगा है तो थोड़ा जो है वो रीजनरेशन की दिक्कत आ सकती है आपको अगर शहर में चला रहे हो। तो इसका आप मैनुअल ले सकते हो अगर आप बहुत क्रॉस कंट्री रन्स कर रहे हो, बेसिकली आप जो है वो गाड़ियां हाईवे पे ही चला रहे हो और लंबी लंबी ट्रिप्स करते हो, और आपको ट्रिप करने के टाइम मजा चाहिए, मतलब आपको CNG और उसमें ट्रिप नहीं करना, ठीक है। तो आपको थोड़ा मजा चाहिए, टॉर्क चाहिए, डीजल टॉर्क, आप ले लो इसका 1.5 मैनुअल। ऑटोमेटिक तब लेना जब जो है वो आपका दोनों तरीके का रन हो, आप अच्छा खासा चलते हो। और हाँ, एक और चीज मैं आपको बताऊं, डीजल तभी लेना जब आप किसी मेट्रो के अराउंड नहीं रह रहे हो, ठीक है। आप थोड़े छोटे शहर में रह रहे हो तो आप ले सकते हो, क्योंकि दिल्ली के बाद और भी मेट्रोज में जो है वो 15-10 साल वाला रूल आ सकता है डीजल का। फ्यूचर प्रूफिंग दे रहा हूँ मैं, ठीक है। अब आ गई टर्बो पेट्रोल की बात। तो IMT आप तब ले सकते हो जब आपको थोड़े पैसे बचाने हैं, ठीक है, और आपको स्टिक शिफ्ट चाहिए, भाई किसी किसी को चाहिए, किसी किसी को मैनुअल कंट्रोल्स चाहिए, कोई बुराई नहीं है, पैसे ही बच जाएंगे आपके लगभग लाख रुपए के आसपास, है ना। और DCT आप तब लो जब आपको एक प्रॉपर ऑटोमेटिक चाहिए और आपको जो है वो आराम से हाईवे पे चलना है, शहर में चलना है और एक डिसेंट स्पीड में चलना है, ठीक है। अब IMT में एक और चीज है, टर्बो पेट्रोल में आप जो है सेकंड गियर से उठाने की कोशिश मत करना, क्योंकि मेरे नोन में एक बंदा है जिसका जो है सोनेट का IMT में दिक्कत आ गई थी, क्योंकि वो सेकंड गियर से बार बार उठा देता था स्टैंड स्टिल से। तो ये मैंने आपको थोड़ा सा एक वो दे दिया कि क्या नहीं करना है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आप यूज के अकॉर्डिंग इंजन देख सकते हो। तो इसमें हाईलाइट क्या है, हाईलाइट ये है कि आपको, जो मैं गाड़ी चला रहा था उसके साथ तो है ही, लेकिन आपको डीजल ऑटोमेटिक के साथ भी एडास मिल जाता है टॉप मॉडल्स में। तो वही बात है कि अगर उस तरीके के हाईवेज पे चल रहे हो जिसमें आपको पता है कि एडास का थोड़ा यूज हो सकता है, मतलब बिल्कुल पेव्ड हाईवेज और लंबी लंबी ट्रिप्स मारते हो, तो आप जो है वो डीजल ऑटोमेटिक ले सकते हो विद एडास, क्योंकि इस पर्टिकुलर सेगमेंट में जो ये डीजल टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक है, इसका जो कॉम्बिनेशन है वो समझ लो वन ऑफ द बेस्ट इन द सेगमेंट है, मतलब कोई भी आपका AMT इसको बीट नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ये एक यूनिक कॉम्बिनेशन है डीजल ऑटोमेटिक प्लस एडास का। जो कंसल्टेशन है उसका मैं व्हाट्सएप नंबर आपको छोड़ दूंगा, अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आ रहा है, फिर भी आप जो है वो थोड़े से सोच रहे हो, तो ड्रॉप है व्हाट्सएप, और व्हाट्सएप ही करना, कॉल मत करना। तो ये था एक शॉर्ट एंड स्वीट रिव्यू सोनेट का, द फेस लिफ्टेड वन। तो बेसिकली जो है वो अगर हम शॉर्ट में देखें तो ये है कि ये गाड़ी एक्सेल करती है आपका ओवरऑल इंटीरियर फिट एंड फिनिश में। ये आपको बहुत ही महंगी गाड़ी की याद दिलाएगी, और इनफैक्ट जो है वो काफ़ी टाइम तक भी इसमें रैटलिंग और ये सब चीज़ें जो है वो डेवलप नहीं होंगी, क्योंकि बहुत ही अच्छे प्लास्टिक्स यूज़ करे गए हैं इसमें। ये सेगमेंट में टॉप पे है। बाकी जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे मैंने आपको बताया, राइड एंड हैंडलिंग हो गई, इंजन हो गया, गियर बॉक्स हो गया, वो एक तरीके से कह लीजिए डिसेंट है, और इवन कुछ चीज़ें अबव एवरेज हैं जो मैंने आपको मेंशन करी। इवन इसका जो है वो बूट स्पेस वो भी अबव एवरेज है इस सेगमेंट में। बस आपको एक चीज़ ऐसी है जो थोड़ा दूसरी गाड़ियाँ, मैक्सिमम गाड़ियाँ सेगमेंट की थोड़ा सा ज़्यादा दे देती है, विच इज़ रियर नी रूम। तो अगर आपका इस तरीके का ओवरऑल पैटर्न है कि आप ये गाड़ी देख रहे हैं, तो आप ये पॉइंट्स कंसिडर कर सकते हैं
जैसे मैंने आपको बताया कि स्पेस आपका जो है वो थोड़ा पीछे प्रायोरिटी है, और फीचर्स और ओवरऑल रिलायबिलिटी ऑफ ओवरऑल इलेक्ट्रॉनिक्स प्लस फिट एंड फिनिश लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप देख रहे हो, देन यू कैन बेसिकली टेस्ट ड्राइव दिस पर्टिकुलर कार। लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो आपको वीडियो कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, अगर बहुत अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब टू द चैनल। अगली वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय।